सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में, क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे अभिकारी शब्द के बारे में। अभिकारी शब्द क्या होते हैं? तो बच्चों, हम अभिकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। अभिकारी शब्द जिनमें कोई विकार नहीं होता, विकार यानी कि परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द कहा जाता है, जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रत्येक स्थिति में चाहे लिंग बदल दो, चाहे वचन बदल दो, चाहे कारक और काल को ही क्यों ना बदल दो, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक उदाहरण देखूं, लतिका अभी अभी आई है, तो लतिका की जगह अगर हम शाम भी कर देंगे ना, शाम अभी अभी आया है, तो अभी अभी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं उनको अभिकारी शब्द कहा जाता है। 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण है, लतिका अभी अभी आई है, नानी उस ओर बैठी है। अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब और कहां हो रही है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हमने 2 उदाहरण पढ़े, लतिका अभी अभी आई है और नानी उस ओर बैठी है। तो कब और कहां के बारे में पता चल रहा है कि क्रिया कब हुई है और कहां पर हुई है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो कब हुई और कहां पर हुई है। तो ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो कि क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लतिका कब आई है? अभी अभी। नानी कहाँ बैठी हैं? उस ओर। तो ये अभी अभी और उस ओर क्या है? हमारे क्रिया विशेषण के उदाहरण है। परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिणाम तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया किस समय पर हुई, किस स्थान पर हुई, कितनी मात्रा में हुई और किस ढंग से हुई, ये सारी इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ बातें ध्यान देने की हैं, दे लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, यानी लिंग, वचन तथा काल आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, ये सदैव एक समान रहते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण के भेद यानी कि प्रकार। हमारे क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। मोहन को जयपुर परसों जाना था, लेकिन वह आज जा रहा है। चीता अभी दौड़ने ही वाला है। उपयुक्त वाक्यों में परसों, आज तथा अभी शब्द क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया किस समय पर हुई है, उसका समय बता रहे हैं। तो काल संबंधी ये विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है ये। परिभाषा है, जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के समय को बताए, क्रिया की समय संबंधी, काल संबंधी विशेषता को बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है अगला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होते हैं? प्रभात बाहर खेल रहा है, मीरा राधिका के बाईं ओर खड़ी है। उपयुक्त वाक्यों में बाहर और बाईं ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान की विशेषता को बता रहे हैं। इस प्रकार मतलब ये जो होते हैं ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं। जैसे अगर हम कहें प्रभात कहाँ खेल रहा है, तो बाहर हो जाएगा। मीरा राधिका के किस ओर खड़ी है, तो आ जाएगा बाईं ओर। तो कहाँ और किसके द्वारा हम प्रश्न करते हैं, तो उत्तर हमें मिल जाता है, क्रिया से पहले आते हैं, स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहन, तुम बहुत खेलते हो, कम खेला करो। इस बार वर्षा अधिक हुई। उपयुक्त वाक्यों में बहुत, कम, अधिक शब्द क्रिया की मात्रा, कितनी संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई, ये बताते हैं हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर बहुत, कम और अधिक शब्दों से क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। तो परिभाषा होगी, जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा, माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
कहलाते हैं। क्रिया कितनी मात्रा में हुई, उसकी माप तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विक्रांत जोर से गिर पड़ा, रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा। उपयुक्त वाक्यों में जोर से हंसते हुए शब्द क्रिया होने की रीति कैसे संबंधी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि क्रिया कैसे हुई की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार यानी कि क्रिया की जो रीति यानी कि ढंग, क्रिया किस ढंग से संपन्न हुई है इसको बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया कैसे हुई है, जैसे यहाँ पर विक्रांत कैसे गिर पड़ा तो जोर से, रिद्धिमा ने कैसे मतलब कैसे कहा तो हंसते हुए कहा। ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ बातें ध्यान देने की हैं, ध्यान देते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कब आया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहां किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कहां खड़ा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कितना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कैसे बोला। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है, वो क्या है, विशेषण विशेष्य यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगता है, हमेशा संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्रिया किससे पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताता है। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राहुल ने बहुत खाना खाया, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य, खाना कितना खाया था, बहुत, तो यहाँ पर खाना क्या है, संज्ञा है, इसलिए विशेषण हो गया ये बहुत। राहुल बहुत बोलता है, तो ये क्रिया विशेषण, क्योंकि बोलता है की विशेषता बता रहा है कि बहुत बोलता है, ठीक है। ऐसे ये दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। अब हमारा इसी के अंतर्गत अभिकारी शब्द के अंतर्गत ही हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे, वो है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक, तो संबंध जमा बोधक यानी संबंध बताने वाला। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या है, शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ, चोर के पीछे सिपाही भागा, राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, गंगा के किनारे मेरा घर है। तो हमने वाक्य पढ़े और उनके अंदर आए हुए रंगीन शब्दों को भी पढ़ा। उपयुक्त वाक्यों में के सामने शिकारी के साथ है और उसका संबंध शेर से जोड़ रहा है। के सामने का संबंध किससे जोड़ रहा है, शेर से, यानी कि शिकारी और शेर को जोड़ रहा है के सामने के द्वारा। इसी प्रकार के पीछे चोर के साथ लगकर उसका संबंध सिपाही से जोड़ रहा है, चोर के पीछे लगा और सिपाही से संबंध जोड़ रहा है। के ऊपर तिरंगा के साथ लगकर राष्ट्रपति भवन तथा के किनारे गंगा के साथ मेरे का संबंध जोड़ रहे हैं। अतः ये सब संबंध बोधक हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार तो संबंध बोधक संबंध जोड़ने का काम करते हैं, दो संज्ञा का दो सर्वनामों का, या फिर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं एक दूसरे से, तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ आते हैं, उसका संबंध फिर अन्य शब्दों से जोड़ सकते हैं, वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, या फिर अन्य शब्द भी हो सकते हैं। कुछ और उदाहरण है इसके संबंध बोधक के, चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, के द्वारा, के पहले, के यहाँ, के सिवा, से दूर आदि हमारे संबंध बोधक हैं। ध्यान दीजिए, पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि संबंध शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे कि दोनों में ही आते हैं, संबंध बोधक में भी और क्रिया विशेषण में भी, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं इनका प्रयोग देखते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे विजया घर के भीतर खड़ी है, तो ये संज्ञा घर है और इसका संबंध बोधक के भीतर के साथ जोड़ा है, ठीक है। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे विजया भीतर खड़ी है, पहले घर के भीतर था, भीतर खड़ी है, तो खड़ी क्रिया की ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये
हमारे क्रिया विशेषण हो गए। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते। ये ध्यान रखेंगे, संबंध बोधक में हमेशा के, की, से ये सब आते हैं। जैसे राघव समीर से पहले आया तो संबंध बोधक है, समीर पहले आया तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, ध्यान रखेंगे। अगला हम प्रकरण जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों समुच्चय बोधक। पढ़ते हैं, यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी, बस रुकी और सवारी उतरने लगी। उपयुक्त वाक्यों में तो और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। इस प्रकार मतलब क्या करते हैं, जो समुच्चय बोधक होते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यांशों को, शब्दों को और वाक्यों को ये जोड़ते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जैसे अथवा, और, किंतु, या, एवं के द्वारा ये जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए इनको योजक भी कहा जाता है। बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ये शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कुछ और उदाहरण है हमारे समुच्चय बोधक के, इनको भी पढ़ लेते हैं। या, अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, मगर की, जो कि, आदि हमारे समुच्चय बोधक है। अब आता है समुच्चय बोधक के कार्य, क्या क्या कार्य करते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ना, सबसे पहला काम है क्या इनका, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है। जैसे और, तथा, एवं, आदि। मनीष और वरुण मित्र हैं, विभा एवं नीरा खेल रही हैं। संयोजक के रूप में ये कार्य करते हैं जब ये जोड़ते हैं। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना, दो वाक्यों में विरोध भी बताते हैं, परिणाम और कारण बताते हैं। जैसे ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं। जैसे परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, की, यद्यपि, तथापि आदि। जैसे रवि मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। ठीक है, तो मूर्ख है और उसका भाई बुद्धिमान है, विरोध बताया जा रहा है दोनों में। सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो कारण। ठीक है, तो ये विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताना, विकल्पक का भी काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा, या आदि। तुम उत्तर दोगे या मैं दूं, तो विकल्प दिया जा रहा है, मैं दूं या तुम दोगे। अपना स्वभाव बदलो अन्यथा पछताओगे, तो विकल्प सूचक का कार्य करते हैं। ठीक है, विकल्प सूचक। अब आता है हमारा अगला प्रकरण, या हम कह सकते हैं हमारा जो आगे का, इसमें अभिकारी शब्द में ही एक हमारा जो एक अलग सा भेद है, विस्मय आदि बोधक, उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि विस्मय आदि बोधक क्या होते हैं। हाय मैं लुट गया, वहां कितना सुंदर चित्र है। उपयुक्त वाक्यों में हाय तथा वह शब्द क्रमशः शोक तथा हर्ष के सूचक हैं। ऐसे शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं, इन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मन के भावों को बताते हैं, शोक, हर्ष, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों को बताते हैं। और कुछ विस्मय सूचक शब्द होते हैं, जैसे हाय, वाह, ओहो, अरे, ये सारे हमारे विस्मय सूचक शब्द हैं, ये आते हैं। और इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा होता है, जो कि खड़ी पाई और बिंदु के रूप में रहता है, जैसा कि आपको हाय और वाह के बाद दिखाई दे रहा है। परिभाषा है, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। अन्य कुछ उदाहरण भी दिए गए इसके, जैसे छी घृणा को दर्शाता है, हाय शोक, क्या आश्चर्य, अरे संबोधन आदि को दर्शाता है। ये है हमारे विस्मय आदि बोधक। कुछ बातें और हैं जिनको हमें ध्यान देना जरूरी है, ध्यान दीजिए। विस्मय आदि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। शुरू में आते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द, अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं रहता। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वे वैसा ही अर्थ देते हैं। जैसे हमने कहा खुश होते हुए वाह, तो हमारी खुशी को दिखा रहा है। ठीक है, अब है विस्मय आदि बोधक
के कुछ प्रकार है इनके, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हर्ष सूचक, कौन से? वाह, आहा आदि। वाह तुमने तो कमाल की खबर दी। शोक सूचक जो कि दुख को दिखाते, आहा, हाय, उफ आदि। उफ, यह क्या हो गया। आश्चर्य सूचक यानी कि हैरानी को दिखाने वाले, हैं, अरे, क्या, ओहो आदि। हैं, क्या कह रहे हो। प्रशंसा सूचक यानी कि हम जब किसी की तारीफ करते हैं, खूब, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। चेतावनी सूचक, होशियार, खबरदार, सावधान आदि। खबरदार, तुमने झूठ बोला तो। घृणा सूचक यानी कि हाँ, नफरत, घृणा वाले भाव को दिखाने वाले, छी छी, धत आदि। छी, कितनी गंदगी फैली है। संबोधन सूचक यानी कि किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, अरे, ओ, सुनो आदि। ओ बच्चों, बच्चे मेरे पास आओ। तो ये है हमारे विस्मयादि बोधक शब्द। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहराएंगे, आओ दोहराए में से। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितना तथा रीतिवाचक कैसे क्रिया हुई इसकी जानकारी देते हैं। दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन विकार नहीं होता। तो ये चारों ही हमारे अविकारी शब्द है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और हमारा विस्मयादि बोधक। अब करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। चलिए करते हैं। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया की? तो क्रिया की। रमेश आ जाएगा, आज शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, तो कालवाचक। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे क्या हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो वे विशेषण है। निम्नलिखित स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। तो चलिए करते हैं। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी उधर आई। मोहन एक तख्त पर लेटा है। मां उन्हें धीरे धीरे पंखा झलने लगी। केशव अचानक उठा और दौड़ता हुआ वहां आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी पास टूटी पड़ी है। श्यामा ने जोर से कहा, अब हमें भी चढ़ा दो भैया। ये हो गया। अब है निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलिए वाक्यों में प्रयोग करते। से दूर, मैं राम से दूर नहीं जाऊंगा। मैं राम से दूर नहीं जाऊंगा। की ओर, हमें स्कूल की ओर जाना है। हमें स्कूल की ओर जाना है। के बिना, राम लक्ष्मण के बिना, राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद दो हैं और के समान और के मारे, इनका आप स्वयं बनाएंगे। अब है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए करते हैं। छोटू ने सुरंग में धीरे से प्रवेश किया तो धीरे से उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। तो जमीन के नीचे।
केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो यहाँ पर तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अभिकारी। अभिकारी शब्दों को रेखांकित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिया विशेषण भी है और यहाँ पर संबंध बोधक पूछा है, ठीक है, ऐसे करके सारे हैं। तो क्या आया यहाँ पर, अनुच्छेद में आए समुच्चय बोधक शब्दों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर छाटते हैं और लेखन का कार्य आप स्वयं करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान तथा इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हिंदुस्तान तथा, ठीक है, ये हो गया हमारे समुच्चय बोधक। अब अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मय आदि बोधक छांट कर उनको तथा उनके भाव को भी लिखिए। तो यहाँ पर पहले छांट लेते हैं, सावधान, दुर दुर, ओ, बहुत खूब और आहा। सावधान, तो यहाँ पर सावधान क्या है हमारा, चेतावनी सूचक। अगला है दूर दूर हटो पास मत आओ, तो ये हमारा घृणा सूचक है, घृणा सूचक। फिर है ओ कहाँ चले जा रहे हो, संबोधन सूचक, संबोधन सूचक। बहुत खूब क्या चित्र बनाया है, तो ये हमारा प्रशंसा सूचक हो गया, प्रशंसा सूचक, प्रशंसा की जा रही है। आहा कितनी सुंदर साड़ी है, तो ये हर्ष, खुशी को बता रहा है, हर्ष सूचक। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और सबसे हमारा लास्ट था विस्मय आदि बोधक के बारे में जाना। अभ्यास कार्य कर लिया है, इसके अतिरिक्त जो भी कार्य स्वयं करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से अभिकारी शब्दों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।